गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट चैप्टर जो हमारा था कताई और बुनाई वो हम पढ़ चुके थे और अब जो हम पढ़ रहे हैं वह है वस्त्रों की परिसज्जा। देखो, कताई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं। लूम पर से उतारे गए वस्त्र पहनने के काबिल नहीं होते हैं। तो जैसे ही वस्त्र लूम से उतरता है तो उस वस्त्र में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, वो वस्त्र पहनने लायक नहीं होता है। उस वस्त्र को कहते हैं ग्रे गुड्स। मतलब लूम से उतरे हुए डायरेक्ट वस्त्र को हम कहते हैं ग्रे गुड्स। बुनाई के दौरान इन वस्त्रों में तेल लग जाता है, ग्रीस लग जाते हैं, ठीक है। तेल और ग्रीस के दाग धब्बे बन जाते हैं, वस्त्र गंदे और मटमैले हो जाते हैं। वस्त्र की आकृति जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब कहीं खिंचाव ज़्यादा होता है, कहीं खिंचाव कम होता है। सतह पर गांठें होती हैं, रोए निकले हुए होते हैं, फुज्जी उठे होते हैं। फुज्जी का मतलब होता है जैसे किनारी ये बन रही है और ये यहाँ पे जैसे एंड हो गया तो ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, फिर आगे वस्त्र बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं से धागा मोटा आ जाता है तो बनावट में डिफेक्ट आ जाता है। कई बार धागे के अंदर गांठ होती है तो गांठ हो जाती है। इस तरीके से जो सतह होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है वस्त्र स्पर्श अगर हम करते हैं तो खुरदरा होता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। सघन बुनाई से युक्त जो वस्त्र होते हैं वो चमड़े के समान कड़े दिखाई देते हैं। अगर गाढ़ी बुनाई हमने की है, बहुत ज़्यादा घनी बुनाई हमने की है, तो ऐसे वस्त्र चमड़े के समान एकदम हार्ड दिखाई देते हैं। उन वस्त्रों की जिनकी बुनाई सघन नहीं होती वो झिरझिरे से और लीजे से, मतलब उनमें से ऐसा लगता है कि हवा एकदम से क्रॉस हो जाएगी, बहुत सारा स्पेस हमें उन कपड़ों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो वस्त्र होते हैं वो आकर्षण विहीन होते हैं, भद्दे होते हैं, कड़े और लूजे होते हैं, टेढ़े मेढ़े गंदे मटवेले होते हैं। तो इन वस्त्रों को बिना परिष्कृत किए, मतलब बिना परिसज्जा दिए हम पहन नहीं सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति इन वस्त्रों को खरीदना पसंद करता है। तो ग्रे गुड्स पर कुछ आवश्यक और विशेष प्रकार की परिष्कृतियाँ एवं परिसज्जाएँ देकर वस्त्र के रंग रूप को सुधारा जाता है, जिससे जो वस्त्र होता है उसका बाह्य स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। वस्त्र दिखने में सुंदर होता है, मनोहरी होता है एवं मन भावन लगता है। स्पर्श में कोमल, चिकना और मुलायम लगता है। वस्त्र के दोष को दूर किया जा सकता है अथवा उसको दोषों को छिपाने का हम प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होता है वस्त्र जो होता है वो सभी के लिए रुचि और पसंद के अनुरूप हो जाता है तथा बाजार में अधिक मूल्य और वांछित मूल्य में बिक जाता है। अगर वस्त्र को हम आकर्षक बना देते हैं तो उस वस्त्र का मूल्य भी हमें वांछित मिल जाता है। अब ये तो हो गया बेसिक कि परिसज्जा हम क्यों देते हैं, ठीक है। ग्रे गुड्स को आकर्षक बनाने के लिए, पहनने योग्य बनाने के लिए है, या जिस उद्देश्य से हम कपड़े को खरीद रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम परिसज्जाएं देते। अब परिसज्जा कहते किसे हैं, देखो, जैसे ही लूम से उतारा गया वस्त्र होता है, मतलब ग्रे गुड्स जो होता है वो विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है जिससे वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, निखर जाता है, उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना हो जाता है, कोमल और मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं कि ग्रे गुड्स पर ऐसी प्रक्रियाएं जिसके दौरान क्या होता है, हम वस्त्र के वांछित गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं। समझ में आ गया परिसज्जा हम कहते किसे हैं। अब देखो परिसज्जा के उद्देश्य कि किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिसज्जाएं दी जाती है। तो सबसे पहला और मेन उद्देश्य होता है कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन लाना या बाह्य स्वरूप को सुधारना या उसको आकर्षक बनाना। देखो, अभी आपको बताया है कि जो ग्रे गुड्स होता है उसको वो जैसे ही लूम से उतरता है तो उसमें क्या होता है, दाग धब्बे लगे हुए
रहते हैं उसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। क्यों खुरदरी होती है? क्योंकि उस पर गांठें आ सकती है, फूजीदार सतह हो सकती है, और मशीन से गुजरता है तो कई बार मशीन के भी दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वस्त्र का जो बाह्य स्वरूप होता है काफ़ी भद्दा और अनाकर्षक दिखता है, मतलब आकर्षण रहित होता है। तो वस्त्र पर लगे जो दाग धब्बे छुड़ाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए उन्हें ब्लीच करना पड़ता है। ब्लीच प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दाग धब्बों को हटाया जाता है। रोए एवं गांठ एवं फुज्जी को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है ताकि जो सतह होती है वो चिकनी बनी रहे, कोमल एवं स्वच्छ है। वस्त्र बुनते समय कहीं कहीं पर धागे छूट जाते हैं अथवा ढीले रह जाते हैं, इसलिए इनके सतही जो दोष होते हैं उनको परिसज्जा के द्वारा दूर किया जाता है। तो अथवा दोषों को छिपाने के लिए विशिष्ट प्रकार की परिसज्जा दी जाती है। वस्त्र की सतह पर नेपिंग की जाती है जिससे सतही दोष छिप जाता है। मतलब नेपिंग ये परिसज्जा का नाम है, ठीक है, जिसके द्वारा जो सतही दोष होते हैं, सतही दोष का मतलब गांठें आ गई, फुज्जियाँ आ गई या रोए होते हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की परिसज्जा द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारा जाता है। दूसरा होता है वस्त्रों में विभिन्नता लाना। देखो, जैसे ही वस्त्र लूम से उतरता है तो सारे वस्त्र लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही कलर के होते हैं। तो उनमें विभिन्नता लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ताकि वस्त्र आकर्षक बन सके। तो विविधता लाकर हम उन्हें अधिक उपयोगी, आकर्षक, मन भावन और रुचिकर बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभिन्न रंगों, छाप, नमूनों, डिजाइन में बनाया जाता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र से विभिन्न उपयोग के वस्त्र बनाए जाते हैं ताकि सभी व्यक्तियों को पसंद आए और बाजार में वस्त्र बिक सके। अब देखो, वस्त्रों में विविधता और विभिन्नता लाने के लिए रोए उठाए जाते हैं। कहीं कहीं वस्त्रों पर गांठें दी जाती है। मतलब अलग अलग तरीके की परिसज्जाएं देकर हम क्या करते हैं, विभिन्नता ला सकते हैं। किसी की सतह को चमकदार बनाया जाता है तो किसी की सतह पर लहरें उठाकर परिसज्जा दी जाती है। तो इस तरीके से एक ही वस्त्र में विभिन्न तरीके की परिसज्जाएं देकर वस्त्र को क्या विभिन्नताएं लाई जाती है, जिससे क्या होता है, वस्त्र ज़्यादा आकर्षक हो जाता है और विभिन्नता के आधार पर बाजार में बिक भी जाता है। अगला होता है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाने के लिए। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल, चिकना और नवीन एवं ताजगी देने के लिए विविध प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती है जिससे वस्त्र की कार्य क्षमता एवं उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही लूम से वस्त्र उतरता है तो गंदा होता है, मटमैला होता है, झिरझिरा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, आकार विहीन होता है। अगर ऐसे वस्त्रों से हम परिधान बनाए तो वे जरा भी सुंदर नहीं होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं। वस्त्रों का क्रय किसी न किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है। जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तो हम किसी न किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए ही कपड़े खरीदते हैं। तो वस्त्र में क्या होना है, ऐसे आवश्यक गुण लाने के लिए हमें परिसज्जाएं दी जाती है। अगला आ गया वस्त्र की कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करना। कि परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की हम कार्यक्षमता को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ उसके गुणों में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। जैसे देखो, फायरमैन जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र अग्नि अभेद होते हैं, मतलब उनसे अग्नि से हम बचाव कर सकते हैं। जल से बचाव के लिए जल अभेद वाटरप्रूफ हम कपड़े पहनते हैं। पर्दे, अपहोल्सरी, पोशाक के वस्त्र, इस प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती है जिससे क्या होते हैं, जो वस्त्र होते हैं उनकी गुणात्मकता में वृद्धि हो जाती है। अगला आ गया वस्त्र का रख रखाव सरल करना। कि परिसज्जा देने से क्या होता है, वस्त्र का हम कम समय और कम शक्ति व्यय करके अधिक से मतलब रख रखाव आसानी से कर सकते, जिससे क्या होता है, जो सिकन अवरोधी वस्त्र होते हैं जैसे उनमें हम अगर रखते हैं बहुत लंबे समय तक तो उनमें सिकन नहीं पड़ती है और उन्हें बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा सूती वस्त्र को सफ़ेद, चिकना, कोमल और मुलायम, बिल्कुल रेशमी वस्त्र की तरह बनाया जाता है। मर्सराइजिंग एक परिसज्जा होती है, आगे आएगी, जिसके द्वारा हम वस्त्र को क्या करते हैं, चिकना और बिल्कुल रेशम वस्त्र की तरह बना सकते हैं।
अगला है वस्त्र को कड़ा करना अथवा तथा वजन बढ़ाना। बुनाई प्रक्रिया के पश्चात लूम से जो वस्त्र उतरता है वो अत्यंत ही ढीले ढाले और लीजे से होता है, मतलब उनमें बिल्कुल भी कड़क नहीं रहता है। अतः ऐसे वस्त्र क्या होते हैं, किसी काम के नहीं होते। इनका आकार भी अस्थिर और टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मतलब वो स्थिर वस्त्र नहीं होते हैं। इन्हें उपयोगी बनाने के लिए कुछ कड़ा करना आवश्यक होता है। वस्त्र को कड़ापन अथवा मुलायमियत विभिन्न वर्ग के रेशों और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर की जाती है। मतलब जैसे ही हम वस्त्र को कड़ा करते हैं या वजन बढ़ाते हैं तो हमें कौन से वर्ग का रेशा है उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें वस्त्र को परिसज्जा दी जाती है। और जैसे वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए हम स्टार्च, मांड, गोंद, अरारोट आदि का उपयोग कर सकते हैं, परंतु वे वस्त्र जो कड़े होते हैं उन्हें मुलायम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन आदि लगाया जाता है। मतलब देखो, अगर कड़ा हमें लीजा वस्त्र है उसको कड़ा करना होता है तब तो हम क्या करते हैं, स्टार्च, मांड, गोंद, अरारोट आदि काम में लेते हैं। अगर कड़ा वस्त्र है उसको हमें सॉफ्ट करना है तब हम ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन आदि काम में लेते हैं। सिल्क का रेशा प्राकृतिक रेशों में बहुत ही हल्का होता है, तो सिल्क रेशमी वस्त्र वजनी बनाने के लिए मैग्नीशियम तथा अन्य धातु के लवण का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे सिल्क है, सिल्क वजन में बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो उसका वजन बढ़ाने के लिए हम उसमें मैग्नीशियम तथा कोई अन्य धातु का प्रयोग करते हैं। अब है अनुकरण बनाने के लिए। परिसज्जा द्वारा कुछ वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है कि वह अपना मौलिक रंग, रूप, रंग एवं गुण को बदलकर दूसरे वर्ग के रेशे होने का भ्रम पैदा करता है। तो इस तरीके की परिसज्जा अनुकरण वस्त्र बनाने के काम में आती है कि परिसज्जा के द्वारा जो वस्त्र होते हैं उनके बाह्य स्वरूप को इतना बदल दिया जाता है कि वस्त्र किसी दूसरे वर्ग के रेशे जैसा लगता है। जैसे देखो, सूती वस्त्र पर रोई उठाकर उसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह गर्म वस्त्र के समान दिखाई देता है और उसमें कुछ गर्मी के गुण भी समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार सूती वस्त्र को रेशमी वस्त्र की तरह बनाने के लिए मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है। इससे सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र की तरह ही सुंदर, चमकदार और आकर्षक दिखता है। अगला आ रहा है घटिया वस्त्र को आकर्षक बनाना। वे वस्त्र जो ढीले ढाले बुने गए हों अथवा जिनकी सतही बुनाई में कमी हो, वैसे वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा या छापों के द्वारा या मतलब आकर्षक रंगों के द्वारा रंगकर आकर्षक बनाया जाता है। तो ये 8 है, ये 8 पर्पज हैं कि किन उद्देश्य से हम वस्त्र को परिसज्जा देते हैं। अब आ जाओ वस्त्र पे कौन कौन सी परिसज्जाएं दी जाती है। तो वस्त्र पे 2 तरीके की परिसज्जा दी जाती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। आपको नाम से पता चल रहा है यांत्रिक परिसज्जा में क्या होता है, यंत्रों के द्वारा हम परिसज्जा देते हैं, और रासायनिक परिसज्जा में क्या होता है, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से हम परिसज्जा देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक परिसज्जा। देखो, यांत्रिक परिसज्जा मशीनों द्वारा दी जाती है। इसमें वस्त्र को मशीन द्वारा कसकर तानना, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, प्रेस करना, सतह को चिकना करना, रोई उठाना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना मतलब ब्लीच करना, मोयरिंग करना, टेटरिंग करना आदि क्रियाएं शामिल होती है। तो यहाँ पे जो नाम दे रखा है यांत्रिक परिसज्जा का, वो यांत्रिक परिसज्जा हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो यांत्रिक परिसज्जा मशीनों के द्वारा ही वस्त्रों पर दी जाती है। तो इसमें सबसे पहली आ रही है कुटाई करना। अब देखो इसमें क्या होता है, लूम से जो वस्त्र बुनकर उतारे गए हैं वे वस्त्र क्या कहलाते हैं, ग्रे गुड्स कहलाते हैं। और ग्रे गुड्स की जो सतह होती है वो काफ़ी कड़ी होती है, रूखी होती है और खुरदरी होती है। वस्त्र में जगह जगह छिद्र दिखाई देते हैं। वस्त्र झिरझिरे और लीजे होते हैं, अतः वस्त्रों की सतह को सघन, कोमल, चमकदार एवं चिकना बनाने के लिए कुटाई की प्रक्रिया की जाती है।
तो इसमें क्या होता है, वस्त्र जो होता है उसको जैसे दो रोलर होते हैं, उन रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। देखो जैसे मान लो ये दो क्या होते हैं, रोलर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है। जैसे ही वस्त्र को रोलर के बीच में से गुजारा जाता है तो वस्त्र की जो सतह होती है, जैसे मोटी ये गोलाकार सतह होती है, एक सेकंड बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि वस्त्र को रोलर के मध्य में से गुजारा जाता है। जैसे ये मान लो दो रोलर हैं, ठीक है, ये दो रोलर हैं, इनके मध्य में से अगर किसी वस्त्र को गुजारा जाता है तो क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है, मान लो ये सतह है, यहाँ पे ये मोटा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रह गया, तो रोलर के बीच में से जैसे ही निकालते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। जैसे मान लो ये है पेन है, इसको मैं रोलर के बीच में से निकालूंगी तो ये क्या होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट होगा तो इसके आसपास का जो स्पेस है उसको वो कवर करेगा। तो इस तरीके से, और इसकी सतह जो होगी वो फ्लैट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम दो रोलर के मध्य से कपड़े को निकालते हैं, जिससे उसकी सतह जो होती है वो चिकनी हो जाती है। अगला आता है कपास लिनन के वस्त्रों पर यह परिसज्जा जो होती है, कौन सी परिसज्जा, कुटाई की जो परिसज्जा होती है मुख्यतः की जाती है। अब देखो सतह को झुलसाकर चिकना करना या सीजिंग। सीजिंग आपके इम्पोर्टेंट है बेटा, इसमें टिप्पणी आ जाती है। सीजिंग विधि से वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। जो ग्रे गुड्स की सतह पर जगह जगह रोए उठे जाते हैं, गांठें होती है, धागे के सिरे फूजी जो भी होती हैं, उन्हें झुलसाकर साफ़ किया जाता है। मतलब ऊपर जो से ये सतह है, इस सतह पे अगर ऊपर से कोई चीज़ उतरी हुई है तो आग की जो लपट होती है वो एक बार पास की जाती है। जैसे वो लपट पास की जाती है तो क्या होता है, जो सतह से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो अवांछित पदार्थ होता है, वो क्या होता है, हट जाता है या जल जाता है, जिससे क्या होता है कि सतह चिकनी हो जाती है। अगला देखो रोए को काटना या झाड़ना। इस प्रक्रिया में भी वस्त्र की सतह की संरचना को चिकना किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर चिपके रोए अथवा गांठों को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है। इस परिसज्जा के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसमें दो रोलर्स लगे होते हैं। इन्हीं एक रोलर्स में तेज चाकू तथा ब्रश के साथ लगा होता है। रोलर को चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता जाता है, ब्रश रोए, धागे के सिरे, गांठें तथा फुज्जी को पकड़कर खींचता है और चाकू इन्हें शीघ्रता से काटता जाता है। अगला आ जाओ कड़ा करना या भरना, साइजिंग एंड ड्रेसिंग। देखो ये प्रक्रिया मुख्यतः किस में की जाती है, सिल्क में की जाती है। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतही संरचना के दोषों को दूर किया जाता है अथवा छिपाया जाता है। देखो इसमें वस्त्र में नवीनता, ताजगी एवं कड़ापन लाया जाता है, परंतु यह परिसज्जा अस्थायी होती है और 2-4 धुलाई के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। मतलब स्थायी हम नहीं कह सकते हैं, 2-4 धुलाई के बाद ये समाप्त हो जाती है और वापस उन कपड़ों को कड़ा करने के लिए हमें इसी परिसज्जा से निकलना पड़ता है। तो देखो वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए तेल, पैराफिन, मोम आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र में कड़ापन, साइजिंग लाने के लिए वस्त्र को 2 रोलर के बीच से होकर गुजारा जाता है। रोलर को एक होज में रखा जाता है। इसी होज में कड़ा करने वाले पदार्थ को पानी में घोल कर रखा जाता है। इन्हीं होज में से 2 रोलर डूबते निकलते रहते हैं और वस्त्र के दोनों रोलर के बीच से होकर निकलता रहता है। मतलब होज होता है जिसे हम होद कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, पानी और जो कड़ा करने वाले पदार्थ होता है उसके घोल से भरा रहता है और जो रोलर होते हैं वो उस होद में डिप करते हैं और फिर कपड़े पे मूव करते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर कपड़े पे घूमते हैं। तो क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो कपड़े पे लगता जाता है और रोलर की सहायता से वो फिक्स होता जाता है।
जिससे क्या होता है, कपड़े में कड़ापन आ जाता है। अगला है टेटरिंग। टेटरिंग की जो प्रक्रिया है को वस्त्र को सभी स्थानों पर समान चौड़ाई का बनाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, टेटरिंग में एक जैसे देखो पढ़ लेते हैं पहले। टेटरिंग प्रक्रिया द्वारा ताने और बाने के धागे को 90 के डिग्री के कोण पर बनाने के लिए खींचा जाता है। यह कार्य टेटरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में दोनों ओर हुक की श्रृंखला होती है। इन्हीं हुक पर वस्त्र की किनारे को फंसा दिया जाता है। फिर वस्त्र को फ्रेम पर तान दिया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र पर भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे वस्त्र यहाँ से फैलते हैं, कहीं से फैलते हैं और कहीं से सिकुड़ते हैं और पूरी जो लंबाई में है एक समान चौड़ाई के वस्त्र हो जाते हैं। देखो क्या होता है, टेटरिंग मशीन जो होती है उसमें जैसे टेटरिंग मशीन है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हुक लगे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, इधर भी हुक है, ठीक है। इन हुक में क्या किया जाता है, वस्त्र को फंसा दिया जाता है। तो कहीं पे क्या होता है, वस्त्र कम चौड़ाई का होता है, कहीं पे वस्त्र ज़्यादा चौड़ाई का होता है। फिर इस पे क्या की जाती है, गर्म भाप प्रवाहित की जाती है। गर्म भाप प्रवाहित करने से क्या होता है, जहाँ से वस्त्र की चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ से वस्त्र सिकुड़ जाता है और जहाँ वस्त्र की चौड़ाई कम है वहाँ से वस्त्र फैल जाता है, क्योंकि ये लगातार तनाव वस्त्र पे बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है, संपूर्ण लंबाई में वस्त्र समान चौड़ाई का हो जाता है। अगला आ जाओ, रोई उठाना। रोई उठाना देखो, वस्त्र की सतह पर रोई उठाकर वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोषों को सुधारने तथा छिपाने का कार्य किया जाता है। रोई उठे वस्त्र में अंतर्निहित गुणों में भी स्वयं में परिवर्तन आ जाता है, मतलब रोई उठाकर वस्त्र की जो सतह है उसमें परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, वस्त्र को कांटेदार जो रोलर्स होते हैं उनके मध्य से गुजारा जाता है। जैसे ये रोलर होते हैं, ठीक है, ये दो रोलर हैं, इनके मध्य से इस पे कांटे लगे हुए होते हैं, इसके मध्य से वस्त्र को गुजारा जाता है। तो जो धागे होते हैं वो इन कांटों में फंसकर ऊपर उठते जाते हैं और वस्त्र जो होता है वो रोएदार बन जाता है। चिकनापन लाना या क्लेंडिंग जो है वो प्रेस करना, जो इस्त्री हम करते हैं, इस्त्री करने का ही व्यापक रूप है, मतलब कमर्शियल लेवल पर अगर हम करते हैं तो उसको क्लेंडिंग कह देते हैं। क्लेंडिंग से प्रक्रिया छोटी इस्त्री का प्रयोग ही है, ये देख लो। क्लेंडिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलर के बीच से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर गर्म होते हैं, गर्म रोलर के बीच से जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो ये दबकर चिकने, चपटे, चमकदार एवं कोमल हो जाते हैं। अगला आ जाओ, मॉयरिंग। मॉयरिंग में क्या होता है, इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लहरों के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद इस पर अत्यंत बारीक और महीन रेखाएं बनाई जाती है। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं और लहरों पर पड़ती है तो वे परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती है और इस परिसज्जा से युक्त वस्त्र अनोखी चमक लिए हुए होते हैं। तो देखो मॉयरिंग में क्या किया जाता है, पानी की लहरों के समान ही वो परिसज्जा उठाई जाती है, जिससे जो सतह होती है वो काफ़ी आकर्षक बने जाती है। अगला जो जैसे ये दे रखा है डायग्राम में, वो है नक्काशी करना। नक्काशी में देखो वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने की क्रिया जो होती है वो नक्काशी करना कहलाती है। जैसे मान लो ये बुक है, इस बुक पर अगर मैं कोई आकृति उभारती हूँ, जैसे सतह पर ही अगर मैं कोई आकृति उभारती हूँ तो उसको हम कहते हैं नक्काशी करना। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन को जमाया जाता है। जो रेजिन होता है जिसको हम डुप्लीकेट लेदर भी कहते हैं, जमाया जाता है। रोलर पे पहले से ही नमूने खुदे होते हैं। जब गर्म और भारी खुदे हुए रोलर्स के बीच से होकर वस्त्र को गुजारा जाता है तो इस पर दबाव पड़ता है और जो नमूने रोलर पर होते हैं वे वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं।
ताप सुनमे रेसे जैसे नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर आदि के लिए संश्लेषित रेजिन अथवा अन्य सहायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ताप सुनमे जो रेसे होते हैं वो तो ताप और दबाव में आकर स्वयं ही उन पे नक्काशी उभर जाती है या बन जाती है। बिना रेजिन लगे वस्त्रों को जब इन रोलर्स के बीच से निकाला जाता है तो अपने आप ही नमूने अंकित हो जाते हैं। उन्हीं वस्त्रों पर नक्काशी की परिसज्जा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हीं रेशों पर दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्हीं रेशों पर हम नक्काशी नहीं कर सकते। आपने देखा भी है कि जो भी उन्हीं रेशे होते हैं उन पर नक्काशी नहीं की जाती है। अब देखो, नक्काशी जो है वो दो तरीके की होती है, चपटा नमूना और उभरा हुआ नमूना। चपटे नमूने में क्या होता है, इस प्रकार के नमूने बनाने के लिए दो रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें से एक रोलर तांबे का और दूसरा कागज का बना होता है। तांबे के रोलर पर नमूने खुदे होते हैं। तांबे के रोलर से सटा हुआ एक बड़ा कागज का रोलर लगा होता है, जिसकी बाहरी सतह चपटी होती है। तांबे का रोलर गर्म होता है। जब वस्त्र को इन रोलर्स के बीच में होकर गुजारा जाता है तो वस्त्र का वह भाग जो तांबे के नमूने के संपर्क में आता है वहाँ चपटा डिजाइन उभर जाता है। देखो, एक साइड से जो कागज है उसका दबाव पड़ता है तो वस्त्र फ्लैट हो जाता है, और दूसरी साइड जो तांबे का रोलर है उससे उस पर नमूना उभर जाता है। अगला आ जाओ उभरा नमूना। इस नमूने को बनाने के लिए भी दो रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। कागज और तांबे दोनों का प्रयोग किया जाता है। इन पर नमूने खुदे रहते हैं। तांबे के रोलर गर्म होते हैं और ठोस कागज के रोलर को पानी से गिल्ला रखा जाता है। वस्त्र को जब इन रोलर्स के बीच से गुजारते हैं तो वस्त्र पर उभार के लिए नमूने इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब नक्काशी करने के लिए देखो दो तरीके के रोलर्स काम में लिए जाते हैं। अगला आ जाओ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जो है उससे क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, सतह को अत्यंत ही चिकना बनाया जाता है। इस परिसज्जा में ग्लेजिंग करने से पहले वस्त्र को साइजिंग कर दिया जाता है। साइजिंग का मतलब होता है कड़ा कर दिया जाता है, और ग्लेजिंग के लिए 3 रोलर की आवश्यकता पड़ती है। साइजिंग किए वस्त्रों को एक के बाद एक करके 3 रोलर्स के बीच से होकर गुजारा जाता है। प्रत्येक रोलर की गति पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे क्या होता है कि ताप और दबाव से वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। अब अगला आओ श्रीनाइजिंग। इसमें क्या होता है, इस परिसज्जा द्वारा सस्ते वस्त्रों को चमक लाकर उसे अधिक सुंदर, आकर्षक, चमकदार, नया एवं कांतिमय बनाया जाता है, ताकि यह सहजता से व्यक्ति का मन मोह लेता है और हमें बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। सिरेंग देखो, यह वस्त्र परिसज्जा रेयोन और टेफ्टा भी वस्त्र होता है, एक जैसे नायलॉन होता है वैसे ही टेफ्टा होता है, वस्त्रों पर सुपर ग्लास देने के लिए किया जाता है। इससे वस्त्र में अत्यधिक चमक आ जाती है। गर्म क्लैंडरिंग की सहायता जिससे ये परिसज्जा दी जाती है और इस वस्त्र में धातु के समान चमक उत्पन्न हो जाती है। अगला आ जाओ सनफोराइजिंग। सनफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। जैसे सनफोराइजिंग जो मुख्यतः कॉटन के वस्त्र पे दी जाती है, कॉटन के वस्त्र को बार बार धोने से सिकुड़ जाता है, तो सनफोराइजिंग किए हुए वस्त्र जो होते हैं वो बार बार धुलाई के पश्चात भी नहीं सिकुड़ते हैं। आप कभी ध्यान देना, जो कॉटन के वस्त्र हम मार्केट से खरीदते हैं उन कॉटन के वस्त्रों पर टैग लगा होता है अगर वो पहले से सनफोराइजिंग किए हुए होते हैं। अगला आ जाओ चुन्नट डालना। चुन्नट डालने की परिसज्जा या क्रेपिंग दोनों ही विधि से की जाती है। यांत्रिक विधि से भी की जाती है और रासायनिक विधि से भी की जाती है। यांत्रिक विधि से चुन्नट डालना एक अस्थायी परिसज्जा है और बार बार धुलाई के पश्चात ये निकल जाती है, यह परिसज्जा नष्ट हो जाती है। और रासायनिक विधि से अगर हम चुन्नट डालते हैं तो ये परिसज्जा जो होती है वो स्थायी परिसज्जा होती है। तो ये हो गई आपकी यांत्रिक परिसज्जा। ठीक है, परिसज्जा जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 तरीके की परिसज्जा पढ़ी है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। तो अभी तक हम सिर्फ यांत्रिक परिसज्जा पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम रासायनिक परिसज्जा पढ़ेंगे।
ये जो रासायनिक परिसज्जा हम कल पढ़ेंगे, यांत्रिक परिसज्जा देखो ये रही आपकी सारी, एक नज़र में आप देखना चाहते हो तो ये रही, ये आप देख लेना। और ये चैप्टर पूरा होने के बाद इस चैप्टर में जो भी आपके प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझसे मेरे साथ डिस्कस कर लेना।